ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम कवर कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सीखा था कि जो है वो इसका हमने ग्राफ भी, काफ़ी तवील क्लास हुई थी उसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो जेड की वैल्यूज़ को रीड करना तो हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था। लेकिन हमने बेल ग्राफ बनाना सीखा था, फिर हमने प्रोबेबिलिटी से जेड की वैल्यू कैसे निकालनी ये सीखा था, फिर हमने लोकेशन निकालना सीखी थी कि कैसे हम शेडिंग के रूल्स को फॉलो करके ये पता लगाते हैं कि जेड लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड, द अननोन वैल्यू ऑफ जेड लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑन द नेगेटिव साइड। हमने एग्जांपल देखे थे। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि फिर मैंने क्वेश्चन 1 भी करवाया था और मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ ट्राई करने, और जो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की थी उसमें क्वेश्चन 3 कवर्ड था, क्वेश्चन 4 कवर्ड था, 5 कवर्ड था, जिसमें शायद 7 कवर्ड था, कुछ इस तरह के सवाल कवर्ड थे। तो एटलीस्ट 3 4 सवाल 5 सवाल अगर आपने नहीं किए तो ये आपने अपने साथ बहुत जुल्म किया। तो लिहाजा अभी भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ये जो है वो आज की जो क्लास ले रहे हैं उसके बाद सबसे पहले ये सवाल ट्राई कीजिएगा ताकि आपका माइंडसेट बने, और फिर आज वाली क्लास भी आप ले रहे हैं बेशक, लेकिन उसको आप दोबारा भी व्यू कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि मिक्स होने के चांसेस होते हैं कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने कहा था पहले सवालात कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आज तशरीफ लाइएगा। बहरहाल, तो अब मैं लास्ट एस्पेक्ट को कवर करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर जो अगले पेज है, अगला पेज है उसका पेज नंबर 6, उसमें तो एक समरी है यूजफुल जो आपको पास पेपर के सवालात में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब सबसे पहले मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ लास्ट एस्पेक्ट। वो लास्ट एस्पेक्ट क्या है ये समझ लो। सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर आपने देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पास पेपर्स के अंदर, तो उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी। क्वेश्चन 4 में आपने एक बात ये नोटिस की होगी कि उसके लास्ट पार्ट के अंदर सवाल पूरा बाइनोमियल का था। सवाल पूरा, बल्कि मैं एक एक नज़र खोल भी लेके बता भी देता हूँ हल्का सा। क्वेश्चन 4 के हवाले से अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन 4 आपने देख लिया होगा वैसे, तो देख लेना चाहिए था, बट उसमें आप देखें सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था और उसमें वो कह रहा था पार्ट 3 में 5 बार्स ऑफ सोप आर चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 ऑफ द बार्स ईच वे मोर देन 128 ग्राम्स। तो मोर देन 2 ऑफ द बार्स ईच वे मोर देन 128 ग्राम्स का मतलब क्या है? तो 5 बार्स ऑफ सोप आर चोजन एट रैंडम, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन होती है वो स्पेसिफिक बार ऑफ सोप पे होती है कि एक बार ऑफ सोप मोर देन 128 के क्या चांसेस हैं। और अगर किसी एक बार ऑफ सोप की जो है मतलब किसी एक बार ऑफ सोप की जो वेट है उसका के से 128 के दरमियान है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7465 है, तो ये एक सिंगल बार ऑफ सोप पे बात हो रही होती है। लेकिन जब 5 बार्स ऑफ सोप का जिक्र आया, जैसे ही उसने लिखा हुआ है 5 बार्स ऑफ सोप, अब आपने समझ गया कि अब आपको बायनोमियल की स्किल को यूज करना। सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है लेकिन क्योंकि क्वांटिटी आ गई इसका मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल आ गया। तो 5 बार्स ऑफ सोप का मतलब एन हो गया 5। अच्छा, अब याद रखेंगे जब एन 5 है तो कह रहे हैं मोर देन 2 ऑफ द बार्स, मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस मोर देन 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 निकालनी है। ईच वे मोर देन 128 ग्राम्स। अच्छा, मोर देन 2 ऑफ द बार्स क्या, मोर देन 2 ऑफ द बार्स का क्या हुआ? 5 में से उनका वेट मोर देन 128 ग्राम्स निकला, इसका मतलब मोर देन 128 ग्राम्स का होना सक्सेस है। तो याद रखेंगे ये जो पार्ट होता है ना, ये सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, तो किसी स्पेसिफिक पार्ट में बायनोमियल यूज होता है और बायनोमियल में जो सक्सेस निकलती है ना वो नॉर्मल से निकलती है। तो अगर मेरे पास वे मोर देन 128 ग्राम्स वेट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इस्तेमाल करके निकालनी पड़ती, बट क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में मैं निकाल चुका हूँ, वेइंग मोर देन 128 ग्राम्स की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली होगी 0.2377, लिहाजा ये डायरेक्टली आपकी पार्ट नंबर 3 में यूज हो जाएगी। अगर मिसाल है पार्ट 3 में ये आपको गिवन होता और पार्ट 1 में ये नहीं निकलवाया हुआ होता तो ये 4 नंबर के बजाय कम से कम 6 नंबर का सवाल हो जाता। 5 bars of soap are chosen, find the probability that more than 2 of the bars each weigh more than 128। तो ये सक्सेस है क्योंकि बायनोमियल की, क्योंकि ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, लिहाजा आप कहते हैं कि भाई पहले x इज ग्रेटर देन 128 की प्रोबेबिलिटी निकालो, और निकालने के बाद आप 0.2377 निकालते और इसको आप p मान लेते। तो जब इस तरह के पार्ट्स आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्योर सवाल में तो आप बायनोमियल को यूज करते हैं, बट बायनोमियल में जो सक्सेस होती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
क्योंकि सवाल तो नॉर्मल का ही होता है, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा बार ऑफ सो इन्वॉल्व हो रहे थे इस केस के अंदर, तो आपने बायनॉमियल को यूज किया, बट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी नॉर्मल से ही निकलेगी। क्योंकि यहाँ पार्ट वन में निकली हुई थी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने क्या किया, N5 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 निकालनी थी। एक्स ग्रेटर देन 2 मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक्स तो मैं उसको कह रहा था ना, मास को, वेट को मैं एक्स कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसेस मोर देन 2 है, तो मुझे कुछ और वेरिएबल यूज करना चाहिए, बट जरूरत क्या है। उसने मुझे कहा था कि आउट ऑफ 5 बार्स ऑफ सोप, more than 2 of the bars each weigh more than 128, तो more than 2 of the bars, तो more than 2 का मतलब 3 4 5, तो 5C3 5C4 5C5, 5C3 p power 3 q power 2, 5C4 p power 4 q power 1 and 5C5 p power 5 q power 0। ये p power 5 मैंने लिखा है, बाकी q power 0 भी काम का नहीं है, 5C5 भी काम का नहीं, दोनों का आंसर 1 होता है। अब और सक्सेस क्या है, मोर देन 128 ग्राम्स का होना। तो ये सक्सेस हम यूज करेंगे, तो सक्सेस निकलेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। सक्सेस विल बी फाउंड, the probability of success will be found using normal distribution, but क्योंकि we have already used in part number 1, part 1 में हमने ऑलरेडी नॉर्मल से निकाल लिया है, लिहाजा हमने उसी को यूज किया। 0.2377, राउंडेड ऑफ नहीं, राउंडेड ऑफ नहीं, एग्जैक्ट 0.2377, 1 से माइनस किया तो 0.7623, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी को हमने पी और क्यू की जगह पे यूज किया, आंसर आ गया 0.09097 और राउंड ऑफ करके 0.0910। सही है। तो ये सवाल आपने यकीनन करना चाहिए था। इसकी रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी मैंने अपलोड की हुई है LMS पर, बट आपको मैंने सिर्फ ये आइडिया देने के लिए ये चीज़ बताई और करवाई कि अब आपको जो समझाने में जा रहा हूँ उससे आपकी मिक्सिंग ना हो। इसलिए वो नालायक बच्चे जिन्होंने, जो आज हाजिर हैं लेकिन जिन्होंने सवालात नहीं किए, उनको ये बताना ज़रूरी था, बेदार करना ज़रूरी था कि जो चीज़ मैं चाह रहा था आप करके आए वो क्या चीज़ थी। तो अब आप समझ गए कि प्योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल होता है, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ होता है बाकायदा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें भी किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर एक से ज्यादा ट्रायल्स का जिक्र हो जाए तो फिर बाइनोमियल यूज होता है, और फिर उस पर्टिकुलर बाइनोमियल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, बेल ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में ये ऑलरेडी करवाया हुआ है तो उसको एज ए सक्सेस यूज कर लेते हैं, वरना फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट यूज करके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बाकायदा निकालते हैं और फिर बाइनोमियल को यूज करते हैं। तो एक ये चीज थी जो मैं चाह रहा था कि आपके दिमाग में पहले से बैठी हुई है। अब आज जो मैं काम करवाने जा रहा हूं वो क्या है, वो जो अभी मैं बता के आया वो क्या था, सवाल नॉर्मल का था, बाइनोमियल यूज हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स एक से ज्यादा थे, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि सवाल नॉर्मल का नहीं है, सवाल बाइनोमियल का है। अभी जो मैं बात करवा के आया वो क्या, सवाल नॉर्मल का था, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए थे, लिहाजा बाइनोमियल यूज हुआ था और बाइनोमियल की सक्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकली। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि सवाल प्योरली बाइनोमियल का है, सवाल प्योरली बाइनोमियल का है। मैं मिसाल देता हूं, मिसाल से समझाता हूं। फेयर डाई इज थ्रोन 50 टाइम्स, मैं आपसे कहता हूं फेयर डाई इज थ्रोन 50 टाइम्स, आपने नोट किया N50 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड मोर देन 30 टाइम्स। तो आपने कहा x इज ग्रेटर देन 30 निकालना है आपको, और इवन नंबर है तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो इवन नंबर का आना सक्सेस हो गया और फेलियर हो गया आपका 1/2। अच्छा, अब अगर मैं मिसाल है सक्सेस की डेफिनेशन बदल के कुछ और कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन एग्जैक्ट when 50 times a die was thrown, more than 30 times the score of greater than 4 is obtained। तो ग्रेटर देन 4 का स्कोर ऑप्टेन हो जाए मतलब 5 या 6 आ जाए, तो 5 या 6 दो आउटकम्स आउट ऑफ 6, 2/6 1/3 हो जाएगा, तो उस केस में पी जो है 1/3 हो जाएगा और फेलियर आपका 2/3 हो जाएगा। सही है। तो फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने अलग अलग कर दी, वैसे तो सेम भी हो सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही है। तो अगर इवन नंबर की बात करेगा तो पी 1/2 एंड क्यू भी 1/2, लेकिन अगर वो बात करेगा, मिसाल है कि नंबर ग्रेटर देन 4 की या किसी और चीज की बात करेगा, तो फिर सक्सेस की अलग हो जाएगी और फेलियर की अलग हो जाएगी।
अच्छा, अब आपने कहा यार ग्रेटर देन 30 निकालने का मतलब है 31, 32, 33। आपने कहा 31 से लेकर 50 तक आउटकम्स, आपने कहा बहुत ज्यादा है। हमारे सर ने एक बात बताई थी। हमारे सर ने कहा था कि जब डायरेक्ट अप्रोच बहुत लंबी हो तो इनडायरेक्ट की तरफ चले जाना। तो चलो आओ इनडायरेक्ट ट्राई करते हैं। तो आपने कहा इनडायरेक्ट ट्राई करने के लिए मैं करता हूँ 1 - <> 30। अब जब 1 - <> 30 करने लगे तो आपने कहा यार ये तो उससे भी ज्यादा आउटकम्स आ गए। आपने कहा डायरेक्ट में 19-20 आउटकम्स है, इनडायरेक्ट में तो और ज्यादा आउटकम्स है, 30 आउटकम्स निकल आए तकरीबन। आपने कहा ये तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। आपने कहा नहीं यार, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मर्द स्टूडेंट्स कहेंगे हम तो मर्द हैं, हम तो करके दिखाएंगे। वो करना शुरू जो कर दिया तो बस करते ही चले गए। जब करते चले गए तो फिर पता चला कि पूरा पेज भर गया और आपके आधे से ज्यादा पेपर का टाइम निकल गया। और फिर आवाज आई पेन्स डाउन। तो अब हुआ ये कि सवाल प्योरली बाइनोमियल का था, लेकिन बाइनोमियल ने जान लगा दी, लेकिन बहुत वक्त स्पेंड हो गया, टाइम भी बहुत लग गया, एफर्ट भी बहुत लग गई, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि सारे आंसर सही है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो फिर मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब जब एन लार्ज हो जाए, व्हेन एन इज लार्ज, अच्छा एन लार्ज होना कंडीशन नहीं है, कंडीशन कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ घंटी बजाने के लिए मैं कह रहा हूं। इफ एन इज लार्ज, if the question belongs to binomial, the question is purely binomial based, and n is large, then in that case binomial अपनी मदद आप जब नहीं कर सकता, जब खुद अपनी मदद अपने हिसाब से आंसर निकालने में मुश्किल फेस करता है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाता है, कहता है नॉर्मल भाई मदद कर दो ना। अब सवाल क्या है, बाइनोमियल का है, और बाइनोमियल किससे मदद मांगने गया, नॉर्मल के पास। नॉर्मल भाई मेरी मदद कर दो। सवाल बाइनोमियल का है, मदद करने के लिए, मदद लेने के लिए किसके पास गया, नॉर्मल के पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फुल चौड़े में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा भाई सही है, मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। ऐसे कौन मदद करता है यार, है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा कि भाई देख, मुझे मीन और वेरिएंस चाहिए, क्योंकि मेरे पैरामीटर्स के बगैर मैं काम नहीं कर सकता, तो मुझे मीन और वेरिएंस चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है मीन और वेरिएंस। तो नॉर्मल ने बाइनोमियल का कहा मुझे मीन दे दो। बाइनोमियल ने सोचा यार मेरा मेरा मीन क्या होता है। आपको मैंने बताया था बाइनोमियल का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एनपी होता है, जिसको मीन कहते हैं। तो बाइनोमियल का मीन एनपी होता है। बाइनोमियल कहता है नो प्रॉब्लम, जो मेरा मीन है मैं दे देता हूँ। तो बाइनोमियल अपना मीन दे देता है। नॉर्मल कहता है मुझे वेरिएंस भी दो। बाइनोमियल कहता है सही है भाई। बाइनोमियल सोचता है मेरा वेरिएंस क्या है, तो बाइनोमियल का वेरिएंस तो एनपी क्यू है। बाइनोमियल कहता है ये लो, वेरिएंस भी ले लो। तो क्या हो गया, मीन की जगह एनपी मिल गया नॉर्मल को, और वेरिएंस की जगह पे एनपी क्यू मिल गया। यही बात यहां पर लिख लेते हैं। ये है आपका मीन और ये है आपका वेरिएंस। तो सवाल बाइनोमियल का था, बट बाइनोमियल क्योंकि सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो वो गया नॉर्मल के पास मदद लेने के लिए। नॉर्मल कहता है बिल्कुल मदद करूंगा, मुझे कुछ चाहिए। नॉर्मल मांगता है अपने पेरीमीटर्स, तो बाइनोमियल अपनी इस्तेताद के मुताबिक पेरीमीटर्स दे देता है। बाइनोमियल कहता है अच्छा तुम्हें मीन चाहिए, तो मेरा मीन क्योंकि एनपी है तो तुम वो ले लो, और मेरा वेरिएंस क्योंकि एनपी क्यू है तो तुम वो भी ले लो। अब नॉर्मल कहता है सही है भाई, मुझे मीन और वेरिएंस मिल गए, अब मैं कैलकुलेशन करने के काबिल हूं। और अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपना कुछ काम करता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल को कैलकुलेशन करके देता है। और जो कैलकुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल को करके देता है वो अप्रोक्सीमेशन होती है, क्योंकि जो काम इंसान खुद कर पाता है उस क्वालिटी का काम कोई और थोड़ी करके दे सकता है। ये तो गुजारा काम होता है। बाइनोमियल बहुत अच्छा काम वही होता है जो आप खुद करते हो। अगर आप अपना काम किसी और को डेलीगेट करोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला आएगा। और मैंने तो ये बड़ा आजमाया है। मैंने कुछ पास पेपर्स कंपाइल करवाए अपने स्टूडेंट से, किसी को ढूंढा, कुछ करवाया, कुछ ना कुछ गड़बड़।
जितना टाइम कंपाइल करने में लग रहा था, कमोबेश उतना ही टाइम उसको रीचेक करने में लग गया कि मेरे जो स्टूडेंट ने कंपाइलेशन की है वो कैसी की। तो खुद काम जो होता है ना जिस क्वालिटी का, वो कोई और करके नहीं दे सकता। तो बहरहाल, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग क्या है? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ कि सवाल बायनोमियल का था, नॉर्मल से मदद ली गई और नॉर्मल ने अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया। मतलब नॉर्मल ने जो आंसर दिया वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर था, एग्जैक्ट आंसर नहीं था। तो बायनोमियल खुद निकालता तो एग्जैक्ट आंसर आता, लेकिन नॉर्मल से मदद लेने गया तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर आया। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहली बात, अब मैं वन बाय वन बताता हूँ कि आखिर वो क्या कंडीशंस हैं कि जिनके मीट होने पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मदद देने को तैयार होगा या मदद नॉर्मल से ली जा सकती है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू बाइनोमियल n कॉमा p, अगर x बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसमें दो पेरीमीटर्स गिवन है, एक का नाम है n और एक का नाम है p। x belongs to binomial and the perimeters are n and p and the value of n is large, और n की वैल्यू लार्ज है। अच्छा, n की वैल्यू लार्ज का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है और ना मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि ये असल कंडीशन है नहीं। ये जो n लार्ज वाली कंडीशन है ये घंटी बजाने के लिए, कभी आपको n 100 नजर आ जाए, 150 नजर आ जाए, 200 नजर आ जाए। आपने 50 पे भी देखा कि किस तरह से बायनोमियल फ्लॉप हो गया और बायनोमियल अपनी मदद नहीं कर पाया। अब इसी तरह अगर 100 होता, 150 होता, 200 होता, तो फिर क्या करते फिर आप? तो n लार्ज से घंटी बजती है, बट मेन कंडीशन ये नहीं। तो अगर n लार्ज है, अच्छा भाई कंडीशन बताएं कितना लार्ज? n इतना लार्ज है कि जब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई होता है तो भी ग्रेटर देन 5 आंसर आता है, एंड जब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से मल्टीप्लाई होता है तो भी आंसर ग्रेटर देन 5 आता है। अब यहां याद रखें, यहाँ और नहीं है, यहाँ और नहीं लिखा मैंने, और लिखा नहीं है यहाँ पर, यहाँ एंड लिखा है। इसका मतलब क्या है कि एनपी एंड एनक्यू दोनों का आंसर ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। अच्छा सर, अगर मेरा एनपी ग्रेटर देन 5 आ गया और एनक्यू लेस देन 5 आ गया तो फिर नहीं, फिर भी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन नहीं लग सकता। या अगर एनपी लेस देन 5 आ गया, एनक्यू ग्रेटर देन 5 आ गया, तो भी नहीं लग सकता। एन इतना लार्ज होना चाहिए कि एन जब पी से मल्टीप्लाई हो तो भी आंसर ग्रेटर देन 5 आए, और जब क्यू से मल्टीप्लाई हो तो भी आंसर ग्रेटर देन 5 आए। तो कभी वो गए ना कंडीशंस वेरीफाई करो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की, तो अब आपने एनपी निकालना है और आपने एनक्यू निकालना है और आपने साबित करना है कि ग्रेटर देन 5 एनपी का आंसर भी ग्रेटर देन 5 आ रहा है, एनक्यू का भी। तो मेन कंडीशंस ये है, ये कंडीशन, ये एन लार्ज होना कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ घंटी बजाने के लिए। घंटी बजाने के लिए कि यार ये बायनोमियल का सवाल तो है, लेकिन क्या यहाँ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन तो कहीं नहीं लगेगा। जब घंटी बजे तो फिर आप चेक कर लो कि क्या एन इतना लार्ज है कि एन पी और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन 5 आते हैं। अगर दोनों ग्रेटर देन 5 आते हैं तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन जस्टिफाइड। तो इफ x belongs to binomial n comma p and the value of n is large, that is np and nq both are greater than 5, then the distribution of x can reasonably be approximated by a normal distribution. And the distribution of x can reasonably be approximated by a normal distribution. तो कंडीशन ये मीट होनी चाहिए, और जब कंडीशन मीट होंगी तो जो एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट हो सकती है बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ कि इन केस जब एन पी एन के दोनों ग्रेटर देन 5 हैं तो बायनोमियल नॉर्मल से मदद मांग सकता है। सब एक बात कॉन्सेप्चुअली लिखी हुई है कि द लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द बेटर द अप्रोक्सीमेशन। ये एक उसूल है कि एन की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उतना बेहतर अप्रोक्सीमेशन करके देगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू बाइनोमियल एन कॉमा पी, और फिर मदद लेने चला गया वो नॉर्मल के पास, और नॉर्मल ने बायनोमियल से मांगे पेरीमीटर्स, और बायनोमियल ने अपने पेरीमीटर्स अपनी इस्तेताअत के मुताबिक एनपी और एनपीक्यू निकाल के उसको दे दिए। तो नॉर्मल ने मीन की जगह पे एनपी ले लिया और वेरिएंस की जगह पे एनपीक्यू ले लिया। तो एक चीज तो ये होती है कि जब बायनोमियल नॉर्मल से मदद लेने जाता है तो नॉर्मल जो आंसर देता है वो अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। मदद करता तब है जब एनपी और एनक्यू दोनों ग्रेटर देन 5 हो। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं उसके पेरीमीटर्स, यानी कि मीन और वेरिएंस, और उसमें वो एनपी और एनपीक्यू ले लेता है। और लास्ट बात ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपना तड़का लगाने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन का भी इस्तेमाल करता है।
वजह क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है भाई तू छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वाली, मैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भाई, मेरा कोई लेवल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फुल भरम में कहता है भाई तुम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चलो कट लो, मैं तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हूँ। पता है ना, कभी कोई बंदा जो है सीनियर पोजीशन वाला जूनियर को भरम करा रहा होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू मॉडल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, और बायनोमियल जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल जो है कंटिन्यूस का तड़का लगाने के लिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल करता है। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूं, बट नोट पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूटी करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड बिकॉज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन is being approximated by a continuous one। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपना तड़का लगाएगा बाय यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जा रहा है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जरूरी है। अब हेडिंग आ गई यूज ऑफ कंटिन्यूटी करेक्शन। व्हेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड एज एन अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज कंटिन्यूटी करेक्शन, हम कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूटी करेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूटी करेक्शन का रूल क्या है? तो कंटिन्यूटी करेक्शन सिर्फ 0.5 का होता है। कभी मार्किंग स्कीम में लिखा होता है सीसी, सीसी इफ नॉट यूज्ड। तो अगर 5 नंबर का सवाल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का आता है तो आपके, आप समझ लें कंफर्म कंफर्म आपके कुछ मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। 2-3 मार्क्स कट जाएंगे, 2 मार्क्स तो कंफर्म कटेंगे, शायद 3 कट जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल। अगर आप कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपका जो है वो कंटिन्यूटी आप जरूर यूज करें। कंटिन्यूटी है कितना? 0.5 का है, +0.5 या -0.5। अब सवाल कब +0.5 करना है और कब -0.5 करना है, ये समझने वाली चीज है। कब हम +0.5 करते हैं और कब हम -0.5 करते हैं। तो इस चीज को हम देख लेते हैं। तो अगर इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन की है, ग्रेटर देन है, तो +0.5, एड 0.5 टू द गिवन वैल्यू। अच्छा फिर याद रखें, ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल टू लग जाए तो उल्टा काम, जहन में भी बैठा रहा हूँ साथ साथ। ग्रेटर देन में अप करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में सब्ट्रैक्ट 0.5 करना। इसी तरह इनइक्वालिटी अगर लेसर देन है तो लेसर देन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 को, लेसर देन में हम लेस करते हैं। लेकिन अगर लेसर देन के साथ इक्वल टू लग जाए तो फिर ऑपोजिट काम होता है, मतलब ऐड करना पड़ता है। तो ऐड 0.5। तो इफ द इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन, अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है तो ऐड 0.5 टू द गिवन वैल्यू। लेस देन है तो सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द गिवन वैल्यू। ग्रेटर देन में ऐड, लेसर देन में लेस। और अगर ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाए, ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाए, तो सॉरी ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लग जाए, फिर ऑपोजिट का ग्रेटर देन में 0.5 ऐड करना होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिमिलरली लेस देन में लेस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो लेस देन इक्वल टू में ऐड करना होता है। तो आप जहन में बिठा दें, ग्रेटर देन अप, लेस देन लेस, और अगर इक्वल टू लग जाए तो ऑपोजिट। मतलब क्या कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लग जाए तो आप ग्रेटर देन में तो अप करते थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू में लेस करेंगे। अच्छा लेसर देन में तो लेस करते थे तो लेसर देन इक्वल टू में अप करेंगे, 0.5 प्लस या 0.5 माइनस। ये सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए। लेकिन याद भी मैंने आपको करवा दी। अब नोट फॉर्म में लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा 0.5 विच अपेयर्स इज नेसेसरी because we are approximating a discrete distribution by a continuous distribution. It is called a continuity correction and it is needed in order to make the approximation as accurate as possible. तो ये एक्स्ट्रा 0.5 जो है वो जो अपेयर हो रहा है, एक तो ये क्यों आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही है तो तड़का लगाया जा रहा है। लेकिन इसकी एक बात, इसकी कॉन्सेप्चुअल वजह भी लिखी है, एक्स्ट्रा 0.5 विच अपेयर्स इज नेसेसरी
बिकॉज वी आर अप्रोक्सीमेटिंग अ डिस्क्रीट। मैं तो आपको ऐसी तफरी में बताया ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भरम करा रहा है और मुझे तुम तो छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो दिमाग में बैठाने के लिए मैंने एक बात बताई, लेकिन इसका जो असल, इसकी बुनियादी जो वजह है कॉन्सेप्चुअल, वो ये है कि द एक्स्ट्रा 0.5 which appears is necessary because we are approximating a discrete distribution by a continuous distribution. It is called a continuity correction and it is needed in order to make the approximation as accurate as possible. पता चला कंटिन्यूटी करेक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस से मदद लेने जा रही है, ये पहले भी लिखा हुआ था। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि इससे जो अप्रोक्सीमेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है, जितनी एक्यूरेट हो सकती है उतनी एक्यूरेट हो जाती है। तो अगर एन लार्ज है तो भी अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट होती है, बेहतर होती है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और इसी तरह, और अगर कंटिन्यूटी करेक्शन लगाया जाता है तो उससे भी हमारे जो अप्रोक्सीमेशन है वो बेहतर हो जाती है। सही। तो बस कंक्लूजन क्या ड्राइव हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आसान भाषा में सवाल बायनोमियल का था। बायनोमियल ने ये सोचा कि मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम भी बहुत लगेगा, एफर्ट भी बहुत लगेगी, किसी से करवाऊंगा तो पैसे भी बहुत लगेंगे। तो लिहाजा आसानी इसमें है कि मैं किसी से मदद ले लेता हूँ नॉर्मल से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नॉर्मल कुछ मांगेगा वो दे दूंगा, लेकिन काम जल्दी भी हो जाएगा। हाँ, गुजारा काम होगा, लेकिन खैर है यार, आंसर तो आ जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कहते हो कि यार कोई और करेगा तो वैसा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप बोलोगे यार अगर ऐसा नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं यार, चलो काम तो हो जाएगा मेरा। वो भी बहुत है। तो बाइनोमियल का सवाल था। आपको जब सवाल पढ़ेंगे, आपको पढ़ के बाइनोमियल की तमाम कंडीशंस इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल प्योरली बाइनोमियल का होगा। बाइनोमियल के सवाल में लिखा हुआ नहीं होता कि बाइनोमियल का सवाल है, आपको खुद पिक करना होता है। तो सवाल पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये बाइनोमियल का सवाल है। लेकिन उसमें एन लार्ज होने की वजह से आपको घंटी बजेगी, और फिर उस घंटी की बेसिस पर आप कंडीशन चेक करोगे। असल कंडीशन एन लार्ज होना नहीं, असल कंडीशन ये कि एनपी और एनक्यू ग्रेटर देन 5। लेकिन एन लार्ज होता है तभी तो एनपी और एनक्यू ग्रेटर देन 5 होते हैं। तो एन लार्ज भी एक बुनियादी बात है, लेकिन कंडीशन जब आपको पूछी जाए या बतानी हो तो आप ये वाली बताएंगे, एनपी ग्रेटर देन 5 और एनक्यू ग्रेटर देन 5। दोनों ग्रेटर देन 5 होंगे तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल होगा। नॉर्मल मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। नॉर्मल अपने पेरीमीटर्स मांगेगा, मीन और वेरियंस, मीन एनपी और वेरियंस एनपी। मीन की जगह एनपी आ जाएगा, वेरियंस की जगह एनपी क्यू आ जाएगा। और फिर नॉर्मल जो है वो करेक्शन का इस्तेमाल करेगा, जो या तो +0.5 होगा या -0.5 होगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए तमाम बातों को ना एक एग्जाम्पल देखते हैं जो पास्ट पेपर का सवाल है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है जून 2005 पेपर 6। उस वक्त वेरिएंट सिस्टम नहीं था, इसलिए 06। अब तो पेपर 5 हो चुका है, S1 वैसे भी। और पेपर 5 है तो 5-1 भी होता है, 5-2 भी होता है और 5-3 भी होता है। ये 3 वेरिएंट्स आते हैं। खैर, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज नोन दैट ऑन एवरेज 2 people in 5 in a certain country are overweight। सवाल का फोकस ओवरवेट होने पर है, और ओवरवेट होने की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 2 in 5, 2 out of 5, मतलब 40%, 0.4। So it is known that on average 2 people in 5 in a certain country are overweight। A random sample of 400 people is chosen। अब आपको पता है जब भी फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइंड होते हैं तो घंटी बजती है कि ये बाइनोमियल का सवाल है। तो आपको घंटी बजी, ये बाइनोमियल का सवाल है, बट आपको नजर आया कि एन इज वेरी लार्ज। और जब एन लार्ज है ना तो वो लिख भी रहा है कि यूज ए सुटेबल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, जब अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो लिख देना कि सुटेबल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है तो फिर कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं कि एनपी और एनक्यू दोनों ग्रेटर देन 5 हैं या नहीं, तब मैं अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करूं। नहीं भाई, एग्जामिनर ने कह दिया अप्रोक्सीमेशन है तो बस अप्रोक्सीमेशन से काम करना है, फिर कोई सेकंड थॉट नहीं। एग्जामिनर कह रहा है अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है तो बस करना है, फिर कोई सेकंड थॉट नहीं। लेकिन अगर किसी सवाल में आपको लगे सवाल पढ़ के कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, बट वहां पर अप्रोक्सीमेशन लिखा ना हो, दोनों किस्म के सवाल एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सवाल में वो अप्रोक्सीमेशन का लफ्ज लिखता है, कुछ में वो नहीं लिखता। जब आपको लगे, ये फीलिंग आए कि ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से होगा, लेकिन उसने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ ना हो, फिर आपको पता है कि मार्किंग स्कीम में अक्सर बाइनोमियल के जितने सारे आउटकम्स होते हैं, अगर वो भी आपने सारे लिख कर किया ना तो उससे भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। बट वो इतना लंबा वर्किंग होती है कि आपका सारा टाइम पी जाता है और उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन की वजह से होती ही नहीं है। फिर हमसे इतना टाइप करना और मुश्किल हो जाता है। बाइनोमियल का एक एक आउटकम लिखना कितनी मुश्किल से होता है। NC0, P पावर 0, Q पावर N-0, तब जाके तो
आपके पास कैलकुलेशन होती है एक आउटकम की, ऐसे अगर 10 15 20 आउटकम हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए, और 50 60 हो जाए तो फिर और मुश्किल हो जाए। कोई बंदा अगर जिहाद की नीयत से ये कर लेता है, कहता नहीं आज तो करके रहूंगा मैं, बहुत मुश्किल काम, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर उसमें क्या होगा कि उसका पूरा पेपर तबाह हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो कभी उसने अप्रोक्सीमेशन का लफ्ज जब नहीं लिखा हुआ ना तो फिर आप बायनोमियल से भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं होता, फिर आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो, बट उस केस में अप्रोक्सीमेशन यूज करते वक्त आप कंडीशन वेरीफाई कर लेते हो और लिख देते हो कि क्योंकि एनपी एनक्यू दोनों ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा मैं नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो काफी सारे सवालात में तो उसने ये वर्ड अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ होता है, उसमें तो नॉर्मल यूज करना ही करना होता है। S1 के जब भी एयरली पेपर में आपको अप्रोक्सीमेशन का लफ्ज नजर आया तो आप समझ जाइएगा ये वही एस्पेक्ट है, सवाल बायनोमियल का है, नॉर्मल से मदद ली जा रही है, और ये हर दफा एक सवाल आता ही आता है तकरीबन, मेरे हिसाब से अंदर मुझे याद है कि हर पेपर में एक सवाल आपको मिलता है 5 नंबर का तकरीबन। तो जब भी आपको अप्रोक्सीमेशन लफ्ज नजर आए तो नॉर्मल यूज करना है, और जब नजर ना भी आए और एन लार्ज से घंटी बजे तो एनपी एनक्यू की कंडीशन वेरीफाई करके आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट उस केस में फिर अगर आउटकम्स बहुत ज्यादा है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर खैर वो कह रहा है यूज अ सुटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 165 पीपल, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 165 इन द सैंपल आर ओवरवेट। तब आपको पता है एन क्या है आपका बायनोमियल में, एन 400 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/5 है, तो फेलियर आपका 3/5 हो गया, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्यूअर देन 165 की, मतलब एक्स लेस देन 165 की निकालनी। और ओवरवेट की बात कर रहा है तो ओवरवेट का होना सक्सेस है, तो ओवरवेट का होना पहले ही दिया हुआ था, वो 2 and 5। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेशन अगर आप सोचें बायनोमियल से करने जाएंगे तो लेस देन 165 का मतलब कितने आउटकम्स हो गए, 164 से 0 तक 165 आउटकम्स हो गए, और इनडायरेक्ट में तो उससे भी ज्यादा आउटकम्स हो जाएंगे, तो आप नामुमकिन है यहाँ पर। तो अब आपने क्या किया कि आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का मदद लेंगे। अब कैसे मदद लेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि आपको सबसे पहले कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना है। तो लेस देन 165 है, तो लेस देन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, लेस देन में क्या करना है, तो लेस देन में आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले एक्स की वैल्यू को 165 के बजाय 164.5 बना देगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक और काम करता है, वो कहता है कि मैं कभी भी कोई काम करता हूं तो मैं स्टैंडर्डाइज करता हूँ। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिर एक्स को जेड में कन्वर्ट कर देता। तो ये मैं मेरी आदत है, मैं ये दोनों काम साथ करता हूँ, एक तीर से दो निशाने होते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। तो यहाँ पर मैं इसको 164.5 भी बनाऊंगा और 164.5 को स्टैंडर्डाइज भी कर दूंगा। 164.5 माइनस मीन जो कि एनपी है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि रूट ऑफ एनपी क्यू है। वेरिएंस जो है आपका एनपी क्यू था, लेकिन आप डिनोमिनेटर में जब स्टैंडर्डाइज करते हैं तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, तो आप एनपी क्यू नहीं लेते, आप रूट ऑफ एनपी क्यू लेते हैं, बिकॉज द वेरिएंस इज एनपी क्यू, द डेविएशन इज गोइंग टू बी रूट ऑफ एनपी क्यू। फॉर्मूला जेड का होता है एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तब देखें मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, पी 2/5, क्यू 3/5, एन 400, म्यू जो है एनपी है, मीन नॉर्मल को मीन चाहिए था तो एनपी दे दिया गया, एन इंटू पी 160 आ गया। नॉर्मल को अपना पेरीमीटर वेरिएंस चाहिए था तो एन इंटू पी इंटू क्यू, तो एन इंटू पी इंटू क्यू करके वेरिएंस आ गया। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ 96 हो जाएगा। फिर आप देखें एक्स लेस देन 165 आपको निकालना था, तो 165 को 164.5 कर दिया गया कंटिन्यूटी करेक्शन की वजह से, क्योंकि लेस देन 165 है तो लेस देन में 0.5 माइनस होता है, तो कंटिन्यूटी करेक्शन भी लगा दिया। जो कि नहीं लगाएंगे तो 2 मार्क्स आपके कम से कम जहन बिठा लेंगे, कटेंगे ही कटेंगे। 5 नंबर के सवाल में 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 165 एक तो 164.5 हो जाएगा, दूसरा एक्स को जेड में कन्वर्ट भी कर दिया एक साथ। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, तो एक्स को मैंने एक्स की वैल्यू में चेंजिंग भी की सीसी की वजह से, सीसी मीन्स कंटिन्यूटी करेक्शन, और स्टैंडर्ड करके जेड में भी कन्वर्ट किया। तो 164.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज रूट ऑफ 96। अच्छा एक चीज और आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया वो बता दूं, कि अगर ओरिजिनली लेस देन ओरिजिनल इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू नहीं होता ना तो इक्वल्स टू लग जाता है, और अगर ओरिजिनल इनइक्वालिटी में मिसाल है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 165 होता
तो ये z एक तो वन लेस देन में लेस होता है, तो लेस देन इक्वल टू में ऐड हो जाता, तो 165.5 हो जाता, और दूसरा ये कि इक्वल टू था तो इक्वल टू हट जाता। अच्छा सर, अगर मैं ये काम करना भूल जाऊं तो भाई ये काम तो एग्जामिनर खुद भी नहीं करता, ये किताबों में लिखा हुआ है, ऑफिशियल काम यही है। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में भी लिखता है तो उस चीज को मद्देनजर नहीं रखता। मतलब अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ वो भी लेस देन लिखता। मेरी आदत है यार, मैं बताता हूँ कि किताबों में क्या चीज है, क्योंकि आप सोचो ना, अगर लेस देन 165 है तो अगर मैं 165 को कम करके 164.5 कर देता हूँ, तो 165 से कम है तो 164.5 के बराबर भी हो सकता है। 165 से तो कम है, लेकिन 164.5 के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इसी तरह अगर लेस देन इक्वल टू 165 होता और मैं इसको 165.5 कर देता, तो 165 से तो लेस देन इक्वल टू है, बट 165.5 से तो कम होगा ना। 165 या उससे कम है, तो 165.5 जब कम कर चुका हूं तो उससे तो कम ही होगा ना। तो उसूल ये कहता है कि अगर लेस देन इक्वल टू था तो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन बन जाएगा, लेस देन था तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, और ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। ग्रेटर देन बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन बिकम्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बिकम्स लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर देन। यही चार चार चेंजेस हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन इक्वल टू नहीं था तो लग जाएगा, और था तो हट जाएगा। नहीं था तो लग जाएगा, और था तो हट जाएगा। बट ये वो काम है जो एग्जामिनर खुद लाइट ले रहा है, एग्जामिनर खुद इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। जब एग्जामिनर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो फिर हम भी इंपॉर्टेंस ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मार्क्स की डिडक्शन देखी नहीं गई। ना कभी इस पे मार्किंग स्कीम ने बात की, ना एग्जामिनर रिपोर्ट ने बात की। बट क्योंकि किताबों में ये चीज लिखी होती है, आपकी नजर से कभी गुजरे, आप किताब का मुताला कर रहे हो या आपको कोई आके बताए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं नहीं बताऊंगा तो आप मुझसे बाद में पूछोगे। तो पता होना चाहिए कि क्यों सर ये आपने लेस देन को लेस देन इक्वल टू बना दिया, क्योंकि ये उसूल है। बट मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं बनाते, आप इसको एज इट इज रहने देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती। क्योंकि वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रीजन की प्रोबेबिलिटी होती है, किसी वैल्यू की नहीं होती। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई, फर्क नहीं पड़ता ना प्रोबेबिलिटी पे, इसलिए डिडक्शन नहीं। आंसर पे फर्क पड़ता तो भी डिडक्शन होती। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर तो नॉर्मल है, नॉर्मल के पेरीमीटर्स आ गए, स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, सीसी लग गया। ये ना लगता तो फिर 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलते, प्रोबेबिलिटी भी गलत आती और नंबर भी मैक्सिमम 3 मिलते। मेरे ख्याल से तो दो ही कटते हैं, दो तो कंफर्म करते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन दो तो कटते ही कटते हैं। तो एक्स लेस देन 165 अगर है तो लेस देन इक्वल टू हो गया, जो कि जरूरी चेंज नहीं था। लेकिन लेस देन 165 की वजह से कंटिन्यू करेक्शन -0.5 का हुआ, तो 164.5 करना जरूरी था, वरना 2 नंबर कट जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मीन को माइनस किया और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दिया। जेड की वैल्यू आ गई 0.459। बाकी तो आपको पता है, जेड की जब वैल्यू हो और प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बेल ग्राफ बनाते हैं आप। जेड लेस देन इक्वल टू 0.459, जेड लेस देन इक्वल टू 0.459, तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल ग्राफ बनाया, और 0.459 जो है जेड की वैल्यू नोट की, पॉजिटिव साइड पर थी, तो इसके लेफ्ट वाला रीजन जो है बड़ा रीजन है। और बड़ा रीजन निकालने के लिए जेड की वैल्यू को आप टेबल में जाके रीड करते हैं, और जो आंसर आता है एज इट इज लिख देते हैं। छोटा रीजन होता है तो 1 से माइनस करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर क्योंकि बड़ा रीजन था तो हमने 5.459 ले लिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाएं, 0.459 को रीड करें तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.6768। और एग्जामिनर का उसूल है कि मार्किंग स्कीम में भी आंसर वो 3SF में देता है, तो राउंड ऑफ करके आपने आंसर दे दिया 0.677। ये आपका एग्जाम्पल मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करके बता दिया। यहाँ आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सप्लेनेशन के कॉन्सेप्ट्स है ना, वो मुकम्मल हो गए, लिहाजा आपका अल्हम्दुलिल्लाह S1 का सिलेबस भी मुकम्मल हो गया। अब जो अगला पेज है उसमें यूजफुल समरी है जो आपके काम की चीज है, बट कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जितने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने S1 के सिलेबस ने कॉन्सेप्ट डिमांड किए हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए। अब कोई नई चीज नहीं है पढ़ाने के लिए। हाँ, कुछ अल्फाज हैं अंग्रेजी के जो कि आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं अगला पेज अभी आपके सामने रखूंगा। मुझे बताएं, जो इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने काफ़ी बातें बताई, थोड़ा मैंने मजा जो है वो फन एलिमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आपके जहन में बैठे। तो क्या इन तमाम बातों के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं? और ये आप जल्दी से अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, लिख दें क्लियर एंड डन, क्योंकि मुझे फिर अगला एस्पेक्ट फटाफट कवर करवाना है, ताकि नमाज से पहले मैं उस एस्पेक्ट को कवर करवा के साइड पे कर, ताकि हमारी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल मुकम्मल हो जाए। फिर आप लोग बिला झिझक सवालात करने की पोजीशन में आ जाएंगे।
और फिर हम कुछ सेशंस अगले जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात पर दे देंगे इंशाल्लाह। मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर एंड डन, क्लियर एंड डन, एवरीवन हैज डन इट। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक समझ भी आ गया, क्लियर भी हो गया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट पे आ जाता हूँ। सही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास सर्विस रिक्वायरमेंट। अब अगर आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल अटेम्प्ट किए थे, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ सवालात में आपको ये अल्फाज नजर आना भी शुरू हो गए होंगे। तो मैंने कुछ बात जब z की डेफिनेशन में बता रहा था कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं बता रहा था कि एक्स माइनस मीन से डेविएशन आती है। सबसे पहली क्लास में मैंने ये बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली क्लास में। और जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाती है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेविएशन की वैल्यू कितनी है, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करके मुझे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मुझे ये पता चल जाता है कि डेविएशन कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर। तो z की वैल्यू इज बेसिकली द z की वैल्यू टेल्स अस कि हाउ मेनी, बल्कि डेफिनेशन में वापस मैं आके आपको दिखाता भी हूँ। z scores tells us how many standard deviations from the mean each value lies। मैंने आपको पूरा ये करके बताया कि अगर डेविएशन 6 की है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, इसका मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर डेविएशन है, और z की वैल्यू आपकी 2 आई। अब ये यही बात हम यहाँ अप्लाई करें, बल्कि मैं आपको वर्किंग दिखाते हुए चलता हूँ। अगर वो सवाल में कहता है विद इन या लेस देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है फ्रॉम द मीन। तो अगर एग्जामिनर फ्रॉम द मीन की बात कर रहा है, फ्रॉम द मीन भी कहता है, ऑफ द मीन भी कहता है कहीं। अच्छा, दो बातें यहां पर है, एक है विद इन या लेस देन, और एक है फ्रॉम द मीन। तो कह रहा है विद इन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो फ्रॉम द मीन का मतलब होता है बोथ एंड्स। क्या मतलब होता है भाई? बोथ एंड्स। फ्रॉम द मीन इसका मतलब बोथ एंड्स की बात होगी कि मीन के किस तरफ, फ्रॉम द मीन। मैं कह रहा हूं कि तुम जहां खड़े हो ना, वहां से तुम 5 सेंटीमीटर चल सकते हो। यू कैन मूव 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर यू आर। तो आप सोचोगे सर किस जगह, सामने 5 सेंटीमीटर, पीछे 5 सेंटीमीटर, राइट 5 सेंटीमीटर, लेफ्ट 5 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू आर, तो 5 सेंटीमीटर कहीं भी। अब मैं स्पेसिफाई करूं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, तो फिर आप उसको फॉलो करो। तो आगे अगर वो कभी अबव द मीन स्पेसिफाई करेगा तो अपर एंड होगा, बिलो द मीन स्पेसिफाई करेगा तो लोअर एंड होगा। मैं आ रहा हूं उस पर भी, लेकिन अगर फ्रॉम द मीन होगा तो बोथ एंड्स होंगे। अच्छा, अब देखिए विद इन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो जितने स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, जितने स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र होता है, वही तो जेड की वैल्यू होती है। ये तो आपको सिखाया था। लेकिन अगर फिर भी आप सोचते हो तो मैं आपको एक्स का ग्राफ बना के भी दिखा देता हूँ। एक्स के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स के हवाले से भी, अगर मैं एक्स के हवाले से बात करता हूं, तो एक्स के हवाले से भी अगर एक्स का ग्राफ भी आप बनाते हो, तो एक्स के ग्राफ में भी आप देखो कि विद इन 1.5 स्टैंडर्ड फ्रॉम द मीन का मतलब है कि मीन में 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस करें तो म्यू प्लस 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन, और मीन में 1.5 स्टैंडर्ड माइनस करें, 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस करें तो म्यू माइनस 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो म्यू माइनस, अच्छा फ्रॉम द मीन है और विद इन है, लेस देन है, मतलब मीन से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर जाएं और उसके अंदर अंदर रहें, उसको एक्सीड ना करें, मोर देन ना हो जाए। मोर देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन होता ना, जैसे अगली स्टेटमेंट है मोर देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो एक बात नजर आती है फ्रॉम द मीन, और एक बात नजर आती है मोर देन। तो फ्रॉम द मीन का मतलब बोथ एंड्स है, और विद इन का मतलब अंदर अंदर, और मोर देन का मतलब यहाँ एंड्स है, दोनों एंड्स, अपर एंड भी और लोअर एंड भी। फ्रॉम द मीन है इसका मतलब दोनों दोनों साइड्स देख रहे होंगे, और मोर देन का मतलब
वहां तक पहुंचने के बाद उसको एक्सीड करेंगे, और विद इन में या लेस देन में एक्सीड नहीं करेंगे बल्कि अंदर अंदर रहेंगे। और मैंने कहा था जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन का फासला होता है वही तो आपकी जेड की वैल्यू होती है। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जेड ले सकते हो कि जेड लाइज बिटवीन -1.5 एंड 1.5, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्डाइज करते हो यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि म्यू प्लस 1.5 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। तो जेड इज इक्वल्स टू, इसको एक्स की जगह पे ले लो, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करोगे तो म्यू म्यू कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, 1.5 बच जाएगा। ये वाली चीज जेड की वैल्यू देगी 1.5 और ये वाली चीज देगी जेड की वैल्यू -1.5। तो यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 में, जेड की डेफिनेशन जब करवाई थी तो मैंने यही तो बताया था कि जितने स्टैंडर्ड डेविएशन का फासला होता है वही तो जेड की वैल्यू होती है, तभी मार्किंग स्कीम में डायरेक्ट जेड की वैल्यू का लिखा होता है। अब मार्किंग स्कीम में देखोगे ना इस तरह का जुमला लिखा हुआ, सवाल में जब इस तरह का जुमला होगा ना, इस तरह का जुमला, तो मार्किंग स्कीम में डायरेक्ट ये चीज लिखी हुई। तो डायरेक्ट कैसे लिखी हुई है, क्योंकि जेड की डेफिनेशन के मुताबिक ही, हमें इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो फ्रॉम द मीन मतलब बोथ एंड्स। अब ये जो है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास रिक्वायरमेंट से, मतलब पास रिक्वायरमेंट में इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सवाल नॉर्मल होता है, लेकिन इस तरह के जुमले जो है ना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसकी भी एक समरी बना दी। तो विद इन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब जेड की वैल्यू -1.5 से 1.5 तक। और फिर आपको पता है ये रीजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1.5 के हिसाब से बड़े रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो 5 1.5 होगा। -1.5 के हिसाब से छोटे रीजन की निकालोगे तो 1 - 5 1.5 होगा। ये आपको मैंने ये तो कैलकुलेशन सिखाई हुई। 1.5 के हिसाब से बड़ा रीजन 5 1.5, -1.5 के हिसाब से छोटा रीजन 1 - 5 1.5, एंड यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। 5 1.5 में से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 5 1.5, 2 टाइम्स 5 1.5 -1। 5 1.5 मतलब गो एंड रीड 1.5 इन द टेबल, रीड करके आएगा 0.9332। 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे और 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8664। यू विल गेट 0.8664। और अगर आप यहाँ देखते हैं नंबर 2 पे, तो सेम सवाल है, बस क्या है, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन दोनों जगह लिखा हुआ है। यहाँ विद इन था तो अंदर अंदर, मतलब उतना दूर जाने के बाद एक्सीड नहीं करना था, उसके अंदर अंदर रहना था। जेड 1.5 पे जाने के बाद उससे पीछे नीचे नीचे, 1.5 पे जाने के बाद भी उसके पीछे पीछे, मतलब विद इन देम, विद इन दिस। लेकिन मोर देन लिख दिया तो जेड 1.5 पे जाने के बाद उसको एक्सीड करेंगे और -1.5 से भी नीचे जाएंगे, 1.5 से ऊपर जाएंगे, -1.5 से नीचे जाएंगे, या 1.5 से नीचे रहेंगे और -1.5 से ऊपर रहेंगे। अब आपको पता है 1.5 के बाद या -1.5 से पीछे, तो ये भी छोटा रीजन है, ये भी छोटा रीजन। तो छोटा रीजन होता है, और ये दोनों छोटे रीजन सिमेट्री के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बराबर है। ये भी 1 - 5 1.5 है और ये भी 1 - 5 1.5। तो मैंने 1 - 5 1.5 निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 0.9332 टाइम्स 2, यू विल गेट 0.1336। अच्छा, तो तीसरा और चौथा केस में क्या फर्क है। तीसरा है मोर देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। अब यहाँ क्या फर्क आया, यहाँ अबव द मीन लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिलो द मीन लिखा हुआ है। तो अबव और बिलो का फर्क आया, इसका मतलब अबव द मीन का मतलब होगा अपर एंड, अपर एंड हो गया। और बिलो द मीन है, इसका मतलब लोअर एंड। क्या हो गया। तो अगर फ्रॉम द मीन या ऑफ द मीन लिखा हुआ है, आगे मैं टाइप 2 भी आपको बताऊंगा, टाइप 1 है इसकी, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का लफ्ज लिखा होता है। तो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है हर जगह, मतलब जेड की वैल्यू दी हुई है। फ्रॉम द मीन है मतलब दोनों तरफ, पॉजिटिव जेड की वैल्यू भी नेगेटिव भी, मतलब 0.5 1.5 प्लस भी 1.5 माइनस भी, और विद इन है तो उसके अंदर अंदर। मोर देन फ्रॉम द मीन है मतलब दोनों लेंगे, लेकिन मोर देन का मतलब उसको एक्सीड करेंगे तो 1.5 के बाद या -1.5 से पहले। और अगर मोर देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है, मोर देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है, तो इसका मतलब मीन से अबव ही जाना है।
और उसका उससे मोर देन है, इसका मतलब उसको एक्सीड करेंगे। तो इसका मतलब 1.5 तक पहुंचने के बाद उसके ऊपर तो z इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.5 विच इज 1 माइनस 5 1.5 और आंसर आएगा 0.0668। सही है, ये तो आप समझ गए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.5 मुझे निकाल। और अगर मोर देन, अब देखें ये मोर देन यहाँ भी है, मोर देन यहाँ भी है। यहाँ मोर देन के साथ फ्रॉम था, दोनों एंड्स को देख रहे थे। यहाँ मोर देन के साथ अबव है तो अपर एंड को देख रहे हैं। यहाँ मोर देन के साथ बिलो द मीन है तो लोअर एंड को देख रहे हैं। कि मीन से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस का फासला मीन से बिलो, मीन से नीचे की तरफ, और फासला 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी ज्यादा, तो मतलब 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर आने के बाद उसको भी एक्सीड करना है। तो इसका मतलब z की वैल्यू -1.5 से नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1.5। यहां पर सेकंड वाले में z ग्रेटर देन 1.5 और z लेस देन -1.5। सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.5। थर्ड वाले में, सॉरी, फोर्थ वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1.5। 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब z की वैल्यू, फ्रॉम द मीन का मतलब पॉजिटिव z की वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी, और विद इन का मतलब अंदर अंदर। फ्रॉम द मीन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। मोर देन का मतलब उन वैल्यूज को एक्सीड कर दो, मतलब एंड्स। मोर देन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब z की वैल्यू लेंगे और उसको एक्सीड कर देंगे, बट किस एंड पर? दोनों एंड्स पर नहीं, अबव द मीन, खाली अपर एंड पर। तो 1.5 को एक्सीड कर दिया। 1.5 स्टैंडर्ड से ज्यादा, मोर देन मतलब वैल्यू z की एक्सीड कर देंगे, बट कौन सी वैल्यू को एक्सीड करेंगे? माइनस वाली को या प्लस वाली को? क्योंकि बिलो द मीन है तो माइनस वाली वैल्यू z उसको एक्सीड कर देंगे। मुझे बताएं क्या ये चार केसेस समझ आए? स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने का टाइम अगर नोट कर लिया तो सही है, वरना स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करते रहिएगा आराम से। अभी समझने में फोकस करें क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी है और मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले क्लास खत्म हो जाए। जल्दी से बता दें, चारों केसेस क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो बता दो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया है आपको अच्छी तरह से, और ये आपको जहन में रखना है। बहुत काम की चीज है, बहुत समरी काम की है। इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस मुकम्मल कदमों में आ गया इंशाल्लाह, फिर मसला खत्म है। सब एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर है। सर टाइप 1 में ये डेविएशन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा था, टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 भी सिमिलर है, बस इसमें कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है मैं बताता हूँ। अमाउंट ऑफ टाइम, एक मैंने सैंपल के लिए मिसाल ली। अमाउंट ऑफ टाइम अ कॉल टेक्स हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू मिनट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मिनट्स। अब वो कह रहा है डेविएट्स फ्रॉम द मीन, तो पहली चीज नजर आ रही है फ्रॉम द मीन, मतलब दोनों एंड्स। लेकिन डेविएट्स का वर्ड है 1.5 या कोई 1 या 1.2 या 2 या समथिंग कुछ भी, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड नहीं है, डेविएशन का वर्ड है। तो डेविएट्स फ्रॉम द मीन बाय लेस देन 2 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स ऑफ द मीन, दोनों स्टेटमेंट देखी जाती हैं, दोनों स्टेटमेंट सवालात में नजर आती है। अब विद इन का मतलब तो अंदर अंदर जहन में आ रहा है, और अब जब इस तरह का सवाल आता है ना तो वो फ्रॉम द मीन के बजाय ऑफ द मीन यूज करता है। वहां फ्रॉम देखा था, यहाँ ऑफ देख, तो ऑफ द मीन का मतलब भी दोनों एंड्स, बोथ एंड्स। तो अब या तो इस तरह से कहेगा डेविएट्स फ्रॉम द मीन, डेविएट्स फ्रॉम द मीन मतलब बोथ एंड्स बाय लेस देन 2 मिनट्स। अब ये जो 2 मिनट्स है ना, ये डेविएशन है, मतलब z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था ना, तो ये x माइनस म्यू दिया हुआ इसने 2, ये z की वैल्यू नहीं। वहां मैंने कहा था कि 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो वही z की वैल्यू है, बट यहाँ ये 2 z की वैल्यू नहीं है, ये x माइनस मीन है। तो अगर मैं x के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूं तो म्यू में 2 ज्यादा या म्यू में 2 कम, तो म्यू प्लस 2 म्यू माइनस 2। अब इसको स्टैंडर्ड करूंगा ना मैं,
तो म्यू प्लस टू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जब मैं करूंगा ना, तो म्यू म्यू कट जाएगा तो z हो जाएगा 2 अपॉन सिग्मा। तो ये गिवन वैल्यू 2 इज नॉट द वैल्यू ऑफ z, बट इसको z में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि नंबर ऑफ डेविएशन का डेविएशन पता चल जाए। मतलब ये पता चल जाए कि डेविएशन कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है, और वही तो z की वैल्यू होती, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अभी रीइंफोर्स भी करवाया था। तो ये वो केस है, टाइप 2 वो केस है जिसमें हमें z निकालना पड़ता है। टाइप 1 वो है जिसमें z दिया हुआ होता है। तो जब डेविएशन स्पेसिफाइड हो इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, 1.7 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, तो वो z की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई होती है। लेकिन जब वो कहेगा डेविएशन बाय लेस देन 2 मिनट्स, टू का वैल्यू का जिक्र है, डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र नहीं है, तो उस केस में फिर आप डिवाइड करेंगे बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन z निकालने के लिए शॉर्टकट। इस तरह तो आप कर ही सकते हो कि आपने कहा कि विद इन है, विद इन 2 मिनट्स ऑफ द मीन है, तो म्यू माइनस टू म्यू प्लस टू, और विद इन दैट स्टैंडर्डाइज करेंगे तो म्यू म्यू कटेगा तो -2 अपॉन सिग्मा एंड 2 अपॉन सिग्मा। तो मैंने ये वर्किंग करके भी बताई। तो अब शॉर्टकट में कि जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हुए हों तो z की वैल्यू डायरेक्ट पता चली होती है। लेकिन टाइप 2 में अगर आपको डेविएशन की वैल्यू बता दी जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन ना पता चले, तो फिर आप डिवाइडेड बाय सिग्मा कर सकते हो। और अगर फ्रॉम द मीन या ऑफ द मीन है तो आप दोनों एंड्स लोगे, तो -2 अपॉन सिग्मा भी करोगे और 2 अपॉन सिग्मा भी करोगे। ये लंबी वर्किंग करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट शॉर्टकट में भी कर सकते हो। अच्छा, डेविएट, तो डेविएट फ्रॉम द मीन था बोथ एंड्स बाय लेस देन 2, तो अंदर अंदर। विद इन 2 मिनट्स, तो विद इन का मतलब अंदर अंदर, और ऑफ द मीन का मतलब दोनों एंड्स। अच्छा, अब क्या देखें, डेविएट्स फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीन नजर आ रहा है तो दोनों एंड्स, और मोर देन 2 मिनट्स मतलब दोनों एंड्स पे डेविएशन 2 मिनट्स की लेने के बाद उसको एक्सीड कर देंगे। फ्रॉम द मीन मतलब बोथ एंड्स, एंड मोर देन 2 मिनट्स का मतलब ये डेविएट्स फ्रॉम द मीन बाय मोर देन 2 मिनट्स, मतलब उसको एक्सीड कर दें। तो म्यू प्लस 2 करें और उसको एक्सीड कर दें, उससे आगे चले जाएं, अपर एंड पे एक्सीड हो जाए या लोअर एंड पे एक्सीड हो जाए, क्योंकि फ्रॉम द मीन का मतलब बोथ एंड्स है। तो म्यू प्लस 2 के आगे या म्यू -2 के पीछे। और आपको पता है कि z की वैल्यू निकलेगी 2 अपॉन सिग्मा। तो 2 दिया हुआ है, इसको डिवाइड बाय सिग्मा डायरेक्ट कर ले, शॉर्टकट होता है ये। 2 डिवाइड बाय सिग्मा, 2 अपॉन सिग्मा z की वैल्यू है उसके बाद, या -2 अपॉन सिग्मा के पीछे। अगर आपको रीजन पता चल गया है तो आप z की वैल्यू जो भी आएगी आपकी, उसके हिसाब से आप रीजन निकाल लोगे। ये तो मैंने आपको निकालना ऊपर भी सिखाया, पहले भी आपने सीखा है। थर्ड वाला केस मोर देन 2 मिनट्स है, अबव द मीन। नंबर 1 मोर देन 2 मिनट्स है, लेकिन यहाँ अबव द मीन लिखा हुआ है। अबव द मीन का मतलब क्या है भाई, अबव द मीन है, इसका मतलब अबव आपको देखना है खाली, तो अपर एंड है। और मोर देन है, इसका मतलब उसको एक्सीड करेंगे। तो अबव द मीन जाएंगे तो म्यू +2, और उसको एक्सीड कर देंगे मोर देन, तो इसका मतलब 2 मिनट्स से तो 2 अपॉन सिग्मा करके z की वैल्यू निकाल ली और उसको एक्सीड कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 अपॉन सिग्मा, वैल्यू जो भी निकलेगी आप उससे निकाल लो। और मोर देन 2 मिनट्स बिलो द मीन, यहाँ बिलो द मीन आ गया, बिलो द मीन आ गया, बिलो द मीन आ गया, इसका मतलब लोअर एंड हो गया। और मोर देन 2 मिनट्स इसका मतलब उसको एक्सीड करना है। बिलो द मीन है तब लोअर एंड है, तो 2 मिनट का फासला है, तो -2 अपॉन सिग्मा से z आ जाए, क्योंकि लोअर एंड है। अपर एंड होता है 2 अपॉन सिग्मा, और मोर देन है मतलब उसको एक्सीड कर रहे हैं। तो म्यू में 2 माइनस किया और उसको एक्सीड कर दिया, या डायरेक्ट शॉर्टकट में z की वैल्यू -2 अपॉन सिग्मा ली, और उससे नीचे वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाली, जो कि छोटा रीजन होगा 1 - 5 से निकलेगा, और जब z की वैल्यू आएगी तो उसके हिसाब से हो जाएगा। ये 4 केसेस टाइप 2 के भी आपके सामने हैं, वर्किंग आपके सामने है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेज करें कि क्या ये 4 केसेस भी आपको समझ आ गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दें। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, नोट्स के जो 6 पेजेस थे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो 6 के 6 पेजेस कवर हो गए। और ये सारी जो समरीज है ना, ये सारी समरीज मैंने आपके सामने लिख दी। अब इंशाल्लाह आप जितने सवाल पास सिलेबस के उठा के कर लें, अल्लाह के हुक्म से इस तरह के कोई जुमले भी आपको नजर आएंगे तो आपको घंटी बजेगी, आप बोलेंगे तो सर ने ऐसा समझाया कि अब ये कदमों में आ गया इंशाल्लाह। सही है। तो अल्लाह के फजल करम से आज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन को उठा के पटक दिया, सारी एक्सप्लेनेशन आपके कदमों में बिछा दी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेनेशन लास्ट टॉपिक था, मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्मूथ राइड है, आप सवाल पास करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 2 जो अब मैंने आपको कहा था मत कीजिएगा, अब करने की पोजीशन में है,
क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स प्रोबेबिलिटी के होंगे और एक पार्ट अप्रोक्सीमेशन का होगा। पहले अप्रोक्सीमेशन वाला एस्पेक्ट नहीं किया था तो मैंने कहा था, रोका हुआ था कुछ सवाल पे। अब अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल भी खुल के कर सकते हैं। अब आप तमाम सवाल सीक्वेंस में करें, क्वेश्चन 1 से लेकर अब तक जितने सवाल आपने कर लिए थे, उसके अलावा जो छोड़े थे वो आप सीक्वेंस में जाएं करें। और सवाल जो मसले मसाइल आते हैं वो मेरे पास लेकर आए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सवाल के मसले मसाइल को देखते हैं। क्लास को इंशाल्लाह यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप दुआ में याद रखेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।